तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। यार ये जो है फिजिक्स मॉडल पेपर टू का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से एकदम मैं डिस्कस करने वाला हूँ और डिटेल में बताऊंगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस विशेष वीडियो को। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से लगातार जो है सॉल्यूशन मिलता रहे हर एक मॉडल पेपर्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका पार्ट टू है, ये वीडियो पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने जो है ऑब्जेक्टिव का 10 क्वेश्चन बता दिया था। ये जितना क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन देख सकते हैं। ये मॉडल पेपर टू का 10 क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में बता दिया था, स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चन तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से आते हैं। 11 से मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ 35 नंबर तक। तो बस वीडियो को अंत तक देखिए और दिल थाम करके बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, at magnetic poles the angle of dip is at magnetic poles the angle of dip is 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट है। 90 डिग्री होता है एंगल ऑफ डी मैग्नेटिक पोल्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एन एमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब एक एम्पियर जो है वो 1 एम्पियर तक रीड कर सकता है। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.81 ओम। टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड संट इज। अब ये देखिए कैसे निकलेगा। तो रिक्वायर्ड संट इसका जो है उसको इसका फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड संट का। एस बराबर क्या होता है, ये एस मतलब हम लोग लेते हैं रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड संट। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है, आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी बाई आई माइनस आई जी। ये होता है एक फॉर्मूला, ठीक है, संट का, है ना, रिक्वायर्ड संट का जो भी है। अब यहाँ पर आई जी का वैल्यू कितना है, आई जी जो कि करंट है 1 एम्पियर है। ठीक है ना। जी का वैल्यू कितना है, 0.81 ओम है ना जी का वैल्यू। आई का वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, 10 एम्पियर है ना। और आई जी का वैल्यू जो कि मैंने पहले बता दिया 1 एम्पियर है। तो बस फॉर्मूला में पुट करना है। इस फॉर्मूला में आई जी जी बाई आई माइनस आई जी, ये आपका फॉर्मूला है, इसे पुट कर लेना है। इसमें आंसर आपका कितना आएगा मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो आंसर का आएगा 0.09 जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रिक्वायर्ड सेंस का फॉर्मूला में पुट कर देना है और ये आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 देखिए, एट रेस्पॉन्स इन सीरीज एल सी आर सर्किट। ठीक है, विच रिलेशन डज नॉट होल्ड, कौन सा रिलेशन जो है होल्ड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ओमेगा इक्वल टू 1/LC होल्ड नहीं करता, क्योंकि ये भी रहता है, ये भी रहता है, और सी डब्ल्यू इक्वल टू 1/LW ये होता है। चलिए 13 हो गया। क्वेश्चन 14 की तरफ गौर फरमाते हैं। ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। एक 100 mH coil carries a current of 1 ampere. Energy stored in its magnetic field is। ठीक है, करंट जो है वो कितना कैरी कर रहा है, 1 एम्पियर का। ठीक है, और कितना mH का है, 100 mH का कॉयल है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 एनर्जी। देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी निकालना है, बस एनर्जी निकालना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहाँ पर एनर्जी निकालना है, उस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, ई बराबर होता है 1/2 LI²। ठीक है, ये होगा एनर्जी का फॉर्मूला। ई बराबर 1/2 LI²। ठीक है, अब यहाँ पर एल कितना है, ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया। एल यहाँ पर कितना है 100, ये 100 mH। ठीक है, आई कितना है, करंट कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया ना। तो एम एच को अगर एच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 mH है, इसको अगर हम एच में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुना 10⁻³ एच। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको सिंपली उस फॉर्मूला में पुट कर देना है, तो आंसर हमारे सामने कितना आएगा, 0.05 जूल। तो एनर्जी यहाँ पर निकल गया 0.05 जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या है, एनर्जी इन ए करंट कैरिंग कॉल इज स्टोर्ड। यहाँ पर कॉल नहीं होगा गाइस, यहाँ COIL होगा। ठीक है, एनर्जी इन ए करंट कैरिंग कॉयल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, किसका जो है हाईएस्ट वेवलेंथ रहता है। तो एमंग द गिवन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहता है उसमें माइक्रोवेव्स आप लोग बोल सकते हैं। तो माइक्रोवेव्स कहीं पे है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो डी है वो माइक्रोवेव्स है। तो माइक्रोवेव्स का जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रहता है, ये आपको पता है, सबको पता होना चाहिए आंसर इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या है, फ्रीक्वेंसी एट अ वेव इज 6 इंटू 10 to the power 15 हर्ट्ज, मतलब एफ कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10 to the power 15 हर्ट्ज, एच जेड। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेमडा का फॉर्मूला लगाते हैं, सी बाई एफ होता है, सी का वैल्यू कितना होता है 3 into 10 to the power 8। ठीक है, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8। अब एफ का जगह में इसको पुट कर दिए 6 into 10 to the power 15। अब क्या करना है, जो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, अगर सॉल्व कीजिएगा ना इसको दोस्तों, तो इसमें लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, इसमें आएगा 5 into 10 to the power-8 मीटर, जो कि लैम्डा का वैल्यू कितना है, इतना, जो कि पूरी तरीके से 10 to the power-11 से जो छोटा है। तो अब जो अगर छोटा हो जाता है 10 to the power-11 से, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स-रेस, एक्स-रे बोलते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तो एक्स-रे यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन में है कहीं पे एक्स-रे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्स-रे, जी हाँ दोस्तों, एक्स-रे यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं, इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन में है, और 30 डिग्री द वेलोसिटी ऑफ द लाइट ऑफ द मीडियम इज। तो इसको कैसे निकालेंगे गाइस, वेलोसिटी ऑफ द लाइट यहाँ पे मीडियम में निकालना है। तो सिंपली देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग क्यूसी बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल, जिसको हम लोग क्यूसी बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। समझ में आ गया। अब देखिए, एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एयर मीडियम इन एयर जो होता है वो 1 होता है, जिसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, 1 होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है जिसका एन बराबर क्या बोलते हैं, 1/sin θ c, 1/sin θ c, ये होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने थीटा सी का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर इन ए मीडियम, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, सिंपली कैसे पुट कर देना है यार। तो अब देखिए एन की जगह में क्या करेंगे, 1/sin 30, क्योंकि थीटा से 30 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग जब 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग नहीं निकाल सकते, 1/2 होता है, तो 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो जब करेंगे तो एन बराबर कितना आएगा गाइस, 2 आएगा। तो जब 2 आ जाएगा, 2 जब इसका वैल्यू आ जाएगा, तब इसको हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं होता है, c/n, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ और एन का वैल्यू कितना है, अभी 2 आया। जब उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 × 10⁸ आएगा, 10⁸ आएगा। तो 10⁸ कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारे सामने बी है वो करेक्ट दिख रहा है हमको। तो बिल्कुल सही जवाब बी जो है वो करेक्ट होगा। अब उन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 जो है बहुत आसान है। ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर produces an angle image half the size of real object, distance of the real object is 20 सेंटीमीटर, है ना। अगर इमेज हाफ करता है, मान लीजिए यहाँ पे इतना ज़्यादा, इसका हाफ इमेज में बनाता है ना, तो जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस उधर भी बनेगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 20 देखते हैं अब। The image formed by an objective of a compound microscope, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमेशा जो है वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज बनता है। इनलार्ज मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ विजुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है, मतलब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ विजुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो दोस्तों बस 2 ही तरीके का दर्पण या लेंस बनाता है। पहला क्या होता है, कनकेव लेंस, पहला होता है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, मिरर में नहीं बोल रहा हूँ, कनकेव लेंस बोल रहा हूँ। और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, अब मिरर में बोल रहा हूँ, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर।
तो ये दो तरीके जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। तो इसका आंसर जो है कहीं दिया हुआ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नन ऑफ दिस का ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। यहाँ पे क्या मैंने बोला, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है ना, और कनकेव लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, तो ये नन है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए बोला कि इनमें से कौन सा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ होगा क्या, कनकेव लेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट। यहाँ पर सी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कौन सा लिखा हुआ था, तो कन्वेकेव, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, इसको आप लोग वेरीफाई कर लेना है। 22 को देखते हैं। टाइम टेकन बाय लाइट टू कॉज ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 इज। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, टाइम टेकन बाय लाइट, तो टाइम का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब, और स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाई म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब होता है, डिस्टेंस का मतलब हम लोग जो थिकनेस पे स्लैब कर सकते हैं, है ना। और म्यू मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नीचे में हम लोग क्या करते हैं ना कि सी बाई म्यू है, स्पीड मतलब सी बाई म्यू, तो म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपको पता है। अब म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, देख लीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.5। अच्छा 3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 दिया हुआ है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होते हुए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3 एंड 4 मिलीमीटर। चलिए इस ये जो है इसका आंसर मैं आपको सॉल्व टेलीग्राम में करा दूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है क्योंकि 1.5 से अगर बनाएंगे तो 2, अच्छा इसका आंसर शायद 4 × 10⁻11 सेकंड होना चाहिए। चलिए एक बार इसको वेरीफाई आप लोग कर लीजिएगा, हमको जहाँ तक लगता है ऑप्शन नंबर 1 वो करेक्ट होगा। मैंने सॉल्व करा है बट शायद वो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 देखते हैं। चलिए सब हटाइए, जिसमें दिक्कत हो रही है उसको एकदम डायरेक्ट छोड़ देना है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 देखिए, लाइट प्रोपोगेट्स लीनियरली बिकॉज ऑफ इट्स वेव नेचर, बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट होगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए एनर्जी, बहुत आसान क्वेश्चन। 25, प्लैंक्स कांस्टेंट हैव द डायमेंशन ऑफ, प्लैंक कांस्टेंट किसका डायमेंशन होता है, एंगुलर मोमेंटम का होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, सबको पता है होना चाहिए। द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वे बाय एक्सप्लेन बाय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था गाइस, आइंस्टीन चचा के द्वारा, आइंस्टीन चचा, आइंस्टीन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, बड़े बड़े बाल वाले, समझ में आ रहा है ना। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर जो है ये जो है ये चलिए आप सब पे मैं छोड़ता हूँ, हर दिन 2-2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, इसको भी छोड़ दिया। 27 अगर आपको इसका आंसर पता है ना तो कमेंट डाउन कीजिए। 28 का अगर आपको इसका आंसर पता है, 28 का, 27 का, तो कमेंट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29, द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस ऑफ ए स्टेबल नेचर इज, इसका क्या हो जाएगा, सी मतलब 8 MeV। 30 देखते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज द ऑर्डर ऑफ, तो 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन में 31, व्हाट आर मेजरली चार्ज कैरीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन में 32, ए डायोड कैन बी यूज्ड एज अ आर्म, इसका आंसर क्या होगा, रेक्टिफायर। हाउ मेनी नंद गेट आर रिक्वायर्ड टू गेट और गेट, मतलब कितना और, मतलब कितना नंद गेट चाहिए और गेट बनाने के लिए, तो 3 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। तो 3 चाहिए नंद गेट, ठीक है, 3 नंद गेट बनेगा लगेगा तब बजा और गेट हम लोग को मिलेगा। 34, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रेक्टिफायर्स अप्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर। 34 का ऑप्शन नंबर बी, दो चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। The first atomic reactor was defined by, the first atomic reactor was defined by Fermi, Fermi होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है।
अब जो है आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि कुछ घंटों में अपलोड होगी। चैनल को यार सब्सक्राइब रखिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को शेयर करो यार गाइस, फटाफट शेयर करो यार, शेयर करो हर ग्रुप्स में, हर जगह में। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो से, चलिए बाय, टेक केयर दोस्तों।